नमस्कार। स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर 2 पर। आज का ये क्लास जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जो बच्चे प्रवेश परीक्षा 22 मार्च को देंगे उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये क्लास जो है ऐसे बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। ये जो सिलेबस है आपके लेवल का ही कक्षा 6, 7, 8, 9 इसी लेवल का रहता है। तो इस तरीके से कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया जाता है, एक एक चीज़ों को, जो कि अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ा होगा ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। क्यों बताया जाता है कि ऐसा क्यों है, चीज़ों को बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे आपको रटना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि काफ़ी टीचरों से आप पढ़े होंगे तो वो केवल बता देते थे, आंसर ही बता देते थे, जिससे क्या होता था कि आपको रटना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया जाता है जिससे आप लोग को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। और जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो रामबाण साबित हो गई है। और जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। तो चलें इस क्लास को शुरू करते हैं। पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। जी, सभी छात्रों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। आज के सत्र का मिशन एकदम स्पष्ट है, एक अनुभवी और मित्रवत शिक्षक के साथ उन 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारीकी से समझना जो परीक्षाओं की रीढ़ मानी जाते हैं। एकदम सही कहा। हम केवल तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी समझेंगे, ताकि परीक्षा हॉल में कोई भी शंका न रहे। चलिए बिना देर किए इस ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आज के इस सत्र में हमारा पूरा ध्यान हर एक तथ्य के पीछे के क्यों और कैसे पर रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, जब कॉन्सेप्ट को एक दिलचस्प कहानी और तार्किक कारण के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। सही बात है। तो सभी छात्र अपनी नोटबुक तैयार रखें, क्योंकि आज कई सारे ऐतिहासिक और कानूनी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने का समय है। तो आइए संविधान की नींव और संसदीय प्रक्रिया से जुड़े हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। परीक्षाओं में एक सवाल बार बार टकराता है। प्रश्न 1, भारतीय संविधान की मसौदा समिति को इस सर्वोच्च विधान को पूरी तरह से तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? इसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं: पहला 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा 3 वर्ष 2 माह 10 दिन, तीसरा 2 वर्ष 9 माह 12 दिन, या चौथा 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समय इतना लंबा क्यों लगा। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जी। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति ने काम शुरू किया तो उनके सामने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने की चुनौती थी। बाप रे, 60 देश! बिल्कुल। और उन्हें सिर्फ दूसरे देशों के कानून कॉपी नहीं करने थे, बल्कि उन्हें भारत की विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल ढालना था। ये तो है। हर एक अनुच्छेद पर संविधान सभा में लंबी बहसें हुई। इसे ऐसे समझें जैसे एक बहुत बड़ी और मजबूत इमारत की नींव रखी जा रही हो। नींव जितनी गहरी होगी, लोकतंत्र की इमारत उतनी ही सदियों तक सुरक्षित खड़ी रहेगी। क्या बात है, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। नींव मजबूत करने के बाद संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाज को एक करने की थी। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 2, समानता के अधिकार के अंतर्गत संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद किसी भी रूप में छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करता है? विकल्प इस प्रकार है: पहला अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 19 और चौथा अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, अनुच्छेद 17।
राइट। संविधान निर्माताओं को ये भली भांति पता था कि केवल वोट देने का अधिकार दे देने से राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, लेकिन जब तक सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 17 कोई साधारण नियम नहीं है। ये भारत के इतिहास में सैकड़ों सालों से चली आ रही एक अमानवीय कुप्रथा पर सीधा प्रहार है। परीक्षा के नजरिए से विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों में ये एक ऐसा अनूठा अनुच्छेद है जो पूरी तरह से निरपेक्ष है, मतलब एब्सोल्यूट है। निरपेक्ष मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है। एकदम सही, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। आपातकाल में भी छुआछूत का आचरण हर हाल में एक दंडनीय अपराध है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। खैर, अनुच्छेद 17 जैसे कड़े नियमों ने समाज को बदला, लेकिन जैसे जैसे समाज बदला संविधान को भी नए नियम जोड़ने पड़े। जी हाँ। यहीं से अनुसूचियों का कॉन्सेप्ट आता है। प्रश्न 3, जब 1950 में भारत का संविधान अपनाया गया था तब उसमें मूल रूप से कितनी अनुसूचियां शामिल थीं और वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है? विकल्प है, पहला मूल 8 वर्तमान 12, दूसरा मूल 10 वर्तमान 14, तीसरा मूल 9 वर्तमान 11 या चौथा मूल 12 वर्तमान 12। सही उत्तर है पहला विकल्प, मूल 8 वर्तमान 12। अच्छा। इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। अनुसूचियां या शेड्यूल्स संविधान के अंत में दी गई वो सूचियां हैं जो किसी विशेष अनुच्छेद की अतिरिक्त जानकारी देती हैं। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब राष्ट्र की जरूरतें सीमित थी, इसलिए केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, मतलब समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल। जैसे जैसे देश का विकास हुआ, हमें पहले संशोधन के जरिए भूमि सुधार यानी नवी अनुसूची जोड़नी पड़ी। फिर राजनीति को स्वच्छ करने के लिए दल बदल विरोधी कानून जो 10वीं अनुसूची है उसे जोड़ा गया जी। और अंततः गांव और शहरों के स्थानीय प्रशासन के लिए पंचायत और नगर पालिकाओं वाली 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ना पड़ा। संविधान की इस विकास यात्रा की बात हो ही रही है, तो अब राष्ट्र के आर्थिक विकास पर आते हैं। राजनीतिक आजादी के बाद असली लड़ाई तो आर्थिक आजादी की ही थी। बिल्कुल सही कहा। प्रश्न 4, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? विकल्प है, पहला 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1951 या चौथा 1955। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, 1951। देखिए, 1947 में आजादी मिली और 1950 में संविधान लागू हुआ। इन सब के बाद देश के सामने जो सबसे भयावह चुनौती खड़ी थी वो थी भुखमरी और गरीबी। जी, हालात बहुत खराब थे। इसीलिए 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तो उसका पूरा ध्यान कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्रित किया गया। अच्छा, कृषि पर। जी, इसे एक उदाहरण से समझे। अगर कोई व्यक्ति हफ्तों से भूखा है तो उसे सबसे पहले भारी उद्योगों या फैक्ट्रियों की नहीं बल्कि अनाज की आवश्यकता होती है। भूखे पेट तो विकास नहीं होता ना। एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक नवजात राष्ट्र को सबसे पहले अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था। बहुत ही सटीक उदाहरण। आर्थिक ढांचे के बाद चलिए अब सीधे लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के भीतर चलते हैं। चलिए। प्रश्न 5, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होने वाले उस अनौपचारिक समय को क्या कहा जाता है जिसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठाते हैं? विकल्प इस प्रकार है, पहला ध्यानाकर्षण काल, दूसरा शून्यकाल या 0 आवर, तीसरा विशेषाधिकार काल या चौथा समापन काल। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, शून्यकाल या 0 आवर। अच्छा। परीक्षा के लिए यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि शून्यकाल का जिक्र हमारे संविधान या संसद की आधिकारिक नियम पुस्तिका में कहीं भी नहीं है। अरे, मतलब ये संविधान में लिखा ही नहीं है? जी नहीं, ये 1962 से भारत के अपने संसदीय इतिहास का एक अनूठा नवाचार है। चूंकि प्रश्नकाल के ठीक बाद ये कार्यवाही आमतौर पर दोपहर 12 बजे शुरू होती थी, इसलिए उस समय के मीडिया और पत्रकारों ने इसे 0 आवर का नाम दे दिया। अच्छा, तो मीडिया ने नाम दिया था। बिल्कुल। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट ये है कि यदि देश में रातों रात कोई बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने आ गया है तो संसद बिना 10 दिन की लंबी पूर्व सूचना दिए तुरंत उस विषय को सदन में उठा सकते हैं। ये तो एक बेहद व्यावहारिक व्यवस्था है। अब देखते हैं कि जब संसद में पैसों और बजट की बात आती है तो नियम क्या कहते हैं। जी। प्रश्न 6,
यदि लोकसभा द्वारा कोई धन विधेयक या मनी बिल पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा को उस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिकतम कितने दिनों की मोहलत दी जाती है? विकल्प है पहला 7 दिन, दूसरा 14 दिन, तीसरा 21 दिन और चौथा 30 दिन। सही उत्तर है दूसरा विकल्प 14 दिन। यहाँ एक सोचने वाली बात है और कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आता होगा, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को केवल 14 दिन की इतनी कम शक्ति क्यों दी गई है? क्या ये उच्च सदन के साथ थोड़ा अन्याय नहीं लगता? ये एक बेहद शानदार और तार्किक सवाल है। देखिए, इसका जवाब हमारे लोकतंत्र के उस मूल ढांचे में छिपा है जो ब्रिटेन से लिया गया है, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। अच्छा। धन यानी टैक्स का जो पैसा है वो सीधे तौर पर आम जनता की मेहनत की कमाई से आता है और संसद में लोकसभा ही वो सदन है जहां जनता द्वारा सीधे वोट देकर चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। तो मतलब जनता का पैसा, जनता के लोग। एकदम सटीक। इसीलिए जनता के पैसों पर अंतिम हक सिर्फ लोकसभा का ही होना चाहिए। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सीधे जनता का नहीं। समझ गए। बहुत ही बेहतरीन था। संसद के अंदर कानूनों और धन की व्यवस्था को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि इन सांसदों को चुना कैसे जाता है। जी बिल्कुल। ये हमारा दूसरा भाग है। प्रश्न 7। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने और चुनाव लड़ने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य है? विकल्प है पहला 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, चौथा 30 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प 25 वर्ष। अच्छा। देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा पूरे देश के लिए नीतियों और कानून बनाती है जिनका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। जी। ऐसे गंभीर काम के लिए एक निश्चित स्तर की परिपक्वता और दुनियादारी की समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए 25 वर्ष की आयु सीमा तय की गई। ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक फिल्टर है। चुनाव और आयु से ही जुड़ा एक और ऐतिहासिक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 8 61 की निगरानी करती है। चलिए। प्रश्न 11 भारतीय संविधान का अंतिम रक्षक और व्याख्याता कौन सी संस्था है जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है? विकल्प है पहला संसद, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा विधि आयोग या चौथा राष्ट्रपति भवन। सही उत्तर है दूसरा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो क्या हम सर्वोच्च न्यायालय को खेल के मैदान में मौजूद एक निष्पक्ष रेफरी की तरह मान सकते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान की बाउंड्री से बाहर न जाए? अरे वाह, यह तुलना बिल्कुल सटीक और शानदार है। जी। खेल में जैसे रेफरी देखता है कि कोई फाउल न हो, ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करता है। अगर कल को संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस रेफरी की तरह सीटी बजाकर उस कानून को उसी वक्त असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्या बात है। इसी सर्वोच्चाधिकार से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। प्रश्न 12 यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस मामले को सुलझाने का एकमात्र अधिकार किस निकाय के पास है? विकल्प है पहला चुनाव आयोग, दूसरा दिल्ली उच्च न्यायालय, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर भी है चौथा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। भारत का राष्ट्रपति पूरे देश का प्रथम नागरिक और सबसे बड़ा पद है। जी। यदि इतने बड़े पद के चुनाव में कोई विवाद खड़ा होता है तो उसकी सुनवाई छोटे स्तर की अदालतों में नहीं की जा सकती। देश के सर्वोच्च पद से जुड़ी विवाद को सुलझाने की शक्ति केवल सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ही हो सकती है। केंद्र सरकार, संसद और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को विस्तार से समझने के बाद अब हमारा ये सफर राज्यों की राजधानियों की ओर चलता है। बिल्कुल। ये हमारा तीसरा भाग है। प्रश्न 13 राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने वाले और राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी को किस पदनाम से जाना जाता है? विकल्प है पहला महान्यायवादी, दूसरा सॉलिसिटर जनरल, तीसरा महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल और चौथा कानून सचिव। सही उत्तर है तीसरा विकल्प महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। इसे याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा है। जी। विद्यार्थियों, तो
राज व्यवस्था के ऐसे पदों को जोड़े में यानी पेयर्स में याद रखना चाहिए। केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी होते हैं और राज्य में अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता। ये तुलना याद रखने में बहुत मददगार होगी। अब बात करते हैं राज्य के संवैधानिक मुखिया की। प्रश्न 14, पदभार ग्रहण करने से पूर्व किसी राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? विकल्प है, पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा निवर्तमान राज्यपाल या चौथा राज्य के मुख्यमंत्री। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, राष्ट्रपति नहीं? नहीं। छात्रों को यहाँ एक बारीक अंतर समझना होगा। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जब वह व्यक्ति राज्य में पहुंचता है तो शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति दिल्ली से नहीं आते, बल्कि उस राज्य में मौजूद न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलाता है। ये शक्तियों के संतुलन का अच्छा उदाहरण है। चलिए, राज्य स्तर पर महिलाओं के ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व पर नजर डालते हैं। प्रश्न 15, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त है? विकल्प है, पहला इंदिरा गांधी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा सुचेता कृपलानी या चौथा मायावती। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, सुचेता कृपलानी जी। ये तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ये उस दौर की बात है जब दुनिया के कई बड़े देशों में भी महिलाओं को राजनीति में शीर्ष स्थान नहीं मिल पा रहा था। और प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न 16, भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी राज्य की राज्यपाल का पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विकल्प है, पहला एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा विजय लक्ष्मी पंडित या चौथा फातिमा बीबी। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। आजादी के ठीक बाद 1947 में ही उन्हें उत्तर प्रदेश, जिसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसका राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्यों के इस शीर्ष पदों की बात करने के बाद आइए प्रशासन की उस धुरी पर आते हैं जो सीधे आम जनता से जुड़ती है, जिले का प्रशासन। चलिए। प्रश्न 22, किसी जिले में कानून व्यवस्था, राजस्व और सामान्य प्रशासन को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? विकल्प है, पहला पुलिस अधीक्षक, दूसरा जिला अधिकारी या डीएम, तीसरा मुख्य विकास अधिकारी या चौथा मंडलायुक्त। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, जिला अधिकारी या डीएम जी। ब्रिटिश काल में इनका मुख्य काम सिर्फ लगान वसूलना था, इसीलिए इन्हें कलेक्टर कहा जाता था। लेकिन आजाद भारत में विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि डीएम पूरे जिले के जहाज का कप्तान होता है। मतलब सारी जिम्मेदारी उन्हीं की। जी, चाहे शांतिपूर्ण चुनाव हो या अचानक हुए किसी दंगे को शांत करना हो, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार डीएम के पास ही होता है। राज्य और जिले के प्रशासन से एक कदम और नीचे चलते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर, हमारे गांव और शहरों की स्थानीय सरकार की ओर। ये हमारा चौथा भाग है। प्रश्न 17, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? विकल्प है, पहला 2 स्तरीय, दूसरा 3 स्तरीय, तीसरा 4 स्तरीय या चौथा 1 स्तरीय। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 3 स्तरीय या 3 टियर। अच्छा। बलवंत राय मेहता समिति ने देखा कि दिल्ली में कमरों में बैठकर गांव का विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे 3 सीढ़ियों में बांटा गया। वो 3 सीढ़ियां कौन सी हैं? सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद है, जो पूरे जिले की प्लानिंग करती है। यह 3 स्तरीय व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? प्रश्न 18, वर्ष 1959 में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? विकल्प है, पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, नागौर या चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, राजस्थान का नागौर जिला। जी। ये 2 अक्टूबर 1959 यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन शुरू हुआ था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद वहां जाके इसका उद्घाटन किया था, क्योंकि गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज का ही था। अब यहाँ उम्र से जुड़ा एक बहुत ही रोचक सवाल आता है। प्रश्न 19। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में बतौर उम्मीदवार अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प है पहला 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष या चौथा 30 वर्ष। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 21 वर्ष। यहाँ एक दिलचस्प प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। वोट देने की उम्र 18 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और पंचायत के लिए यह 21 वर्ष है। ये अलग-अलग उम्र का पैमाना क्यों? ये सवाल अक्सर छात्रों को भ्रमित करता है। देखिए, 18 साल की उम्र में नागरिक में सरकार चुनने की समझ आ जाती है जी। 21 साल की उम्र तक उसमें स्थानीय मुद्दे संभालने की परिपक्वता आ जाती है। इसलिए पंचायत चुनाव की उम्र 21 है और 25 साल तक आते आते वो पूरे देश के लिए कानून बनाने के लायक हो जाता है। ये अनुभव की एक तार्किक सीढ़ी है। ये व्याख्या वास्तव में एकदम साफ है। गांव के शासन से जुड़ा अगला सवाल है। प्रश्न 20। ग्राम पंचायत के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य प्रशासनिक कर्मचारी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? विकल्प है पहला ग्राम प्रधान, दूसरा खंड विकास अधिकारी, तीसरा ग्राम पंचायत अधिकारी या सेक्रेटरी और चौथा लेखपाल। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, ग्राम पंचायत अधिकारी या सेक्रेटरी। अच्छा, ग्राम प्रधान क्यों नहीं? क्योंकि ग्राम प्रधान जनता द्वारा चुना हुआ एक राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, लेकिन सरकारी खजाने का सटीक हिसाब किताब रखने और कागजी काम के लिए सरकार अपना एक स्थायी कर्मचारी नियुक्त करती है, जिसे सेक्रेटरी कहा जाता है। समझ गई। ये दोनों मिलकर गांव का विकास करते हैं। गांव के प्रबंधन के बाद अब विशाल शहरों की बारी आती है। प्रश्न 21। भारत की स्थानीय शासन प्रणाली में 5 लाख से अधिक की घनी आबादी वाले महानगरों के प्रशासन के लिए किस निकाय का गठन किया जाता है? विकल्प है पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम या चौथा छावनी बोर्ड। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, नगर निगम। जी। जो इलाके गांव से शहर बन रहे हैं वहां नगर पंचायत होती है, मध्यम शहरों में नगर पालिका, लेकिन मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में जहां व्यवस्थाएं बेहद जटिल होती हैं वहां नगर निगम काम करता है। प्रशासन कैसे चलता है, इसके नियम कानून हमने देख लिए, लेकिन एक देश सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और प्रतीकों से बनता है। बिल्कुल सही बात है। आइए भारत की पहचान से जुड़े इस अंतिम भाग पर आते हैं। प्रश्न 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा और उसकी मूल लिपि क्या निर्धारित की गई हैं? विकल्प है पहला अंग्रेजी और रोमन, दूसरा हिंदी और देवनागरी, तीसरा संस्कृत और ब्राह्मी या चौथा उर्दू और फारसी। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, हिंदी और देवनागरी। जी। अनुच्छेद 343 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हालांकि गैर हिंदी भाषी राज्यों की सुविधा के लिए अंग्रेजी को भी सह राजभाषा के रूप में अनुमति दी गई है। अब एक ऐसा प्रश्न जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श को दर्शाता है। प्रश्न 24। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? विकल्प है पहला ऋग्वेद, दूसरा भगवद गीता, तीसरा मुंडक उपनिषद या चौथा महाभारत। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, मुंडक उपनिषद। अच्छा। ये आदर्श वाक्य देश को निरंतर याद दिलाता है कि सत्ता और प्रशासन का अंतिम लक्ष्य हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना होना चाहिए। इसी बात पर अगला प्रश्न भी हमारे एक और प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक से ही है। प्रश्न 25। भारत सरकार द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय प्रतीक उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित किस ऐतिहासिक स्मारक की अनुकृति है? विकल्प है पहला सांची का स्तूप, दूसरा अशोक का सिंह स्तंभ, तीसरा कुतुब मीनार या चौथा अजंता की गुफाएं। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, अशोक का सिंह स्तंभ। ये तो बहुत ही गर्व का प्रतीक है। बिल्कुल। इसमें जो 4 शेर पीठ सटाए बैठे हैं वो चारों दिशाओं में देश की सुरक्षा का पहरा दे रहे हैं।
ये संदेश देता है कि आधुनिक भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है जो शांति के मार्ग पर चलता है। अब बात करते हैं उस गीत की जो हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। प्रश्न 26, राष्ट्रगान जन गण मन के पूर्ण संस्करण के गायन के लिए कितना मानक समय निर्धारित किया गया है? विकल्प है पहला 48 सेकंड्स, दूसरा 52 सेकंड, तीसरा 58 सेकंड या चौथा 65 सेकंड। सही उत्तर है दूसरा विकल्प 52 सेकंड। जी, यह 52 सेकंड का समय राष्ट्र के सामूहिक अनुशासन को दर्शाता है। जब पूरा देश एक ही लय में एक साथ गाता है तो एकता की एक तीव्र भावना जागृत होती है। हमारे तिरंगे के रंगों का अर्थ समझते हैं। प्रश्न 27, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की सबसे ऊपरी पट्टी में मौजूद केसरिया रंग मुख्य रूप से किस भावना का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प है पहला शांति और सत्य का, दूसरा देश की समृद्धि का, तीसरा जागृति, शौर्य एवं त्याग का, या चौथा धार्मिक अखंडता का। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, जागृति, शौर्य एवं त्याग का। जी, यह केसरिया रंग उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को दर्शाता है। विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि बीच का सफेद रंग शांति का और हरा रंग हमारी धरती की समृद्धि का प्रतीक है। समय की गणना पर भी हमारा एक अपना राष्ट्रीय मानक है। प्रश्न 28, भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय पंचांग जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है किस ऐतिहासिक संवत पर आधारित है? विकल्प है पहला विक्रम संवत, दूसरा शक संवत, तीसरा गुप्त संवत या चौथा हिजरी संवत। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, शक संवत। अच्छा। भारत सरकार ने 1957 में इसे अपनाया था। आज भी सरकारी राजपत्र और आकाशवाणी के प्रसारणों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत का उपयोग होता है। अब वन्य जीवों की बारी। प्रश्न 19, अपनी शक्ति और चपलता के कारण किस भव्य वन्यजीव प्रजाति को भारत के राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है? विकल्प है पहला एशियाई शेर, दूसरा भारतीय हाथी, तीसरा बंगाल टाइगर या चौथा हिम तेंदुआ। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, बंगाल टाइगर। पहले शेर हुआ करता था ना? जी बिल्कुल। 1972 तक शेर ही राष्ट्रीय पशु था, लेकिन बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और बंगाल टाइगर को नया राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न 30, भारतीय संस्कृति में पवित्रता और सुंदरता के प्रतीक किस जलीय पुष्प को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में मान्यता दी गई है? विकल्प है पहला गुलाब, दूसरा गेंदा, तीसरा कमल या चौथा चमेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, कमल। जी, देखिए, कमल गहरे कीचड़ में खिलता है फिर भी बिल्कुल बेदाग रहता है। ये हमें संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें अपनी पवित्रता मलिन नहीं होने देनी चाहिए। क्या अद्भुत विचार है। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को इन 30 प्रश्नों के शानदार सत्र को पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमने हर नियम के पीछे के इतिहास को गहराई से समझा है। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले सभी सीखने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने अधिकारों और प्रतीकों के बारे में पढ़ा, लेकिन सोचिए, एक संविधान सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। अगली बार जब भी कोई नागरिक आसमान में तिरंगा देखे तो खुद से पूछें, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी हैं, क्या हम आज उनका सही अर्थों में सदुपयोग कर रहे हैं? ये वास्तव में आत्मा को झकझोरने वाला सवाल है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। और इसी सकारात्मक सोच के साथ भारतीय राज व्यवस्था पर हमारा आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। सीखते रहिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। नमस्कार। तो ग्लोबल स्कूल वाली उपमा है ना, ये इस विषय को समझने के लिए एकदम सटीक है। और आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ सवालों के सही जवाब रटना नहीं है, बल्कि उन जवाबों के पीछे के कारण, उस दौर के इतिहास और उन संस्थाओं के काम करने के तरीके को समझना है। Exactly. क्योंकि देखिए, जब हम किसी तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है।
तो इसलिए हम हर एक प्रश्न को उसके सभी विकल्पों के साथ विस्तार से देखेंगे और उसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल यानी सबसे बड़े अधिकारी से ही शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक प्रमुख जिन्हें हम महासचिव कहते हैं, उनका सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का निर्धारित किया गया है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा विकल्प है 9 वर्ष। अब एक आम सोच ये कहती है कि शायद ये 4 साल हो, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में होता है। ये अनुमान तर्कसंगत जरूर है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प, यानी 5 वर्ष। अच्छा, 5 वर्ष। हाँ, और इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद किसी एक देश की राजनीति से नहीं जुड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक पद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच भरोसा कायम करने में समय लगता है। बिल्कुल लगता है। तो 4 साल का समय बहुत छोटा पड़ सकता है, और वहीं अगर 6 या 9 साल की बात करें तो वो समय किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताकत दे सकता है। इसलिए एक संतुलन बनाते हुए 5 साल का कार्यकाल तय किया गया, ताकि महासचिव स्थिरता के साथ दुनिया भर में नीतियां लागू कर सकें। ये संतुलन वाली बात सुनने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगर स्कूल है, नीतियां हैं, तो जाहिर है उन्हें लागू करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। हाँ, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। वही तो हमारा अगला प्रश्न इसी फंडिंग से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 2 पूछता है कि 1945 में स्थापित उस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों को विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। इसके विकल्प हैं, पहला वॉशिंगटन डीसी, दूसरा जिनेवा, तीसरा पेरिस या चौथा रोम। तो इस सवाल का सही उत्तर है पहला विकल्प, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ दरअसल बात हो रही है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की। राइट। अगर हम 1945 के इतिहास में जाएं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरा यूरोप और एशिया लगभग तबाह हो चुका था। सड़कों, पुलों और स्कूलों को फिर से बनाने के लिए भारी भरकम लोन की आवश्यकता थी। और क्योंकि उस युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा था और वही इन कामों के लिए सबसे ज्यादा पैसा दे रहा था, इसलिए विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थापित किया गया। समझ गया। और जब पैसों की बात हो ही रही है, तो इसी से जुड़ा हमारा छठा प्रश्न भी यहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि इनमें एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल। तो प्रश्न है, विश्व बैंक के साथ साथ किस अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है? विकल्प दिए गए हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, दूसरा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, तीसरा यूनिसेफ या चौथा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। यहाँ सही उत्तर है पहला विकल्प, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IMF। हाँ, इन दोनों संस्थाओं विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स जुड़वा या ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का जन्म 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में हुए एक ही सम्मेलन में हुआ था। विद्यार्थियों के लिए तो इसे याद रखना बहुत आसान हो गया। पैसे या फाइनेंस से जुड़ी दोनों बड़ी संस्थाएं वॉशिंगटन में हैं। सही कहा आपने। दोनों हेडक्वार्टर एक ही सड़क के आमने सामने स्थित हैं। बस फर्क इतना है कि विश्व बैंक लंबे समय के विकास के लिए पैसा देता है और IMF किसी देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए आपातकालीन लोन देता है। यानी पैसा एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन देखिए, सिर्फ पैसों से तो पेट नहीं भरता। अगर विकास हो भी जाए लेकिन दुनिया में भूखमरी हो तो सब बेकार है। बिल्कुल। तो इसी खाद्य सुरक्षा को लेकर हमारा अगला यानी तीसरा सवाल है, विश्व स्तर पर कृषि और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, जिसे हम FAO कहते हैं, उसका मुख्यालय किस यूरोपीय शहर में है? इसके विकल्प हैं, पहला लंदन, दूसरा रोम, तीसरा जेनेवा या चौथा हेग। अब अगर इटालियन खाने की लोकप्रियता को देखें तो शायद रोम इसका जवाब हो सकता है। आपका ये नजरिया याद रखने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है और जवाब भी बिल्कुल सही है। सही उत्तर है विकल्प 2, रोम। लेकिन इसका ऐतिहासिक कारण सिर्फ पास्ता या पिज्जा नहीं है। अच्छा। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत पहले 1905 में ही इटली के राजा ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए रोम में अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान की स्थापना की थी।
फिर जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की स्थापना हुई तो उसने इसी पुरानी संस्था की विरासत को अपना लिया। अरे वाह, इसलिए रोम कृषि और खाद्य सुरक्षा का वैश्विक केंद्र बन गया। ये तो इतिहास की बहुत ही समृद्ध जानकारी है। अब भोजन के बाद इंसान की अगली जरूरत होती है शिक्षा और संस्कृति। बिल्कुल। चौथा प्रश्न इसी बारे में है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के प्रसार में सहायता करने वाले संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं पहला पेरिस, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा वॉशिंगटन या चौथा काठमांडू। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सदियों से कला, साहित्य और विज्ञान का गढ़ रही है। हाँ, ये तो है। तो जब यूनेस्को की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य युद्ध के बाद लोगों के दिमाग में शांति के विचार बोना था। फ्रांस के नेताओं ने बड़ी मजबूती से ये तर्क दिया कि पेरिस से बेहतर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जो पूरी दुनिया की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती हो। सही बात है। वाले इस संगठन का मुख्यालय पेरिस में रखा गया। ज्ञान और संस्कृति को सहेजने के लिए बिल्कुल सही जगह है। लेकिन इन सब चीजों का आनंद लेने के लिए इंसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। पांचवा प्रश्न स्वास्थ्य से ही जुड़ा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए 1948 में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विकल्प दिए गए हैं पहला इटली, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा नीदरलैंड्स या चौथा फ्रांस। यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प, स्विट्जरलैंड, जिसके जिनीवा शहर में यह स्थित है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्विट्जरलैंड ही क्यों? हाँ, क्यों? देखिए, स्विट्जरलैंड ऐतिहासिक रूप से एक तटस्थ यानी न्यूट्रल देश रहा है। उसने दोनों विश्व युद्धों में किसी का पक्ष नहीं लिया था। अब बीमारियां या महामारियां देशों की सीमाएं देखकर तो आती नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे पर काम करने के लिए दुनिया के हर देश के डॉक्टरों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां बिना किसी राजनीतिक डर के वो मिल सके। जिनीवा की इसी तटस्थता ने उसे WHO के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बना दिया। बीमारियों से लड़ने के लिए राजनीति को किनारे रखना जरूरी है। ये बात स्विट्जरलैंड से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान मासूम बच्चों का होता है। बहुत दुखद होता है वो। तो हमारा सातवां प्रश्न बच्चों के भविष्य से ही जुड़ा है। बच्चों और महिलाओं के पोषण तथा शिक्षा के लिए 1946 में स्थापित यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसके विकल्प हैं पहला जिनेवा, दूसरा वॉशिंगटन DC, तीसरा न्यूयॉर्क या चौथा पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का पूरा नाम शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। अच्छा, इमरजेंसी। हाँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप में लाखों बच्चे अनाथ और भूखे थे। उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वहीं न्यूयॉर्क में ही इस फंड की शुरुआत की थी। बाद में इसका काम स्थायी हो गया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही बना रहा। अब जब इतने सारे नियम और संस्थाएं बन गई हैं, तो अगर देशों के बीच कोई विवाद हो जाए तो फैसला कौन करेगा? न्यायालय करेगा। बिल्कुल। इसके लिए चलते हैं न्याय के मंदिर की ओर। 9वां प्रश्न है नीदरलैंड्स के हैग नगर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में नियुक्त होने वाले 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विकल्प हैं पहला 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 9 वर्ष या चौथा 15 वर्ष। यहाँ सही उत्तर है तीसरा विकल्प, 9 वर्ष। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। 15 जजों की टीम में हर जज 9 साल काम करता है, लेकिन सारे जज एक साथ रिटायर नहीं होते। ओ, यानी रोटेशनल बेसिस पर। एग्जैक्टली। हर 3 साल में 5 नए जज चुने जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अदालत में हमेशा एक निरंतरता बनी रहे, और 9 साल का लंबा कार्यकाल उन्हें अपने ही देश की सरकारों के राजनीतिक दबाव से आजाद रखता है ताकि वो निष्पक्ष होकर न्याय कर सकें। ये तो न्याय प्रक्रिया को एकदम पारदर्शी बनाए रखने का अद्भुत तरीका है। चलिए अब दुनिया की सैर करके अपने पड़ोस यानी एशिया की तरफ लौटते हैं। चलिए। 10वां प्रश्न है दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देशों वाले क्षेत्रीय सहयोग संगठन दैक्सिस यानी सार्क का मुख्यालय किस राजधानी शहर में स्थित है? विकल्प है पहला न्यू दिल्ली, दूसरा कोलंबो, तीसरा काठमांडू या चौथा ढाका।
इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अच्छा। देखिए, सार्क की स्थापना दक्षिण एशियाई देशों की गरीबी दूर करने और आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए हुई थी। भारत और पाकिस्तान इस समूह के सबसे बड़े देश हैं, तो उनके बीच के तनाव को देखते हुए काठमांडू को एक न्यूट्रल जगह के रूप में चुना गया, जहां सभी देश सहजता से मिल सकें। और इसी क्षेत्रीय सहयोग से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय खंड का हमारा आखिरी 11वां प्रश्न है। भारत यद्यपि औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी वो 10 सदस्य देशों वाले किस दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध रखता है? इसके विकल्प हैं, पहला आसियान, दूसरा नेटो, तीसरा ओपेक या चौथा राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया जैसे सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन 10 देशों का एक बेहद सफल आर्थिक समूह है। राइट। भौगोलिक रूप से भारत दक्षिण एशिया में आता है, इसलिए हम इसके पूर्ण सदस्य नहीं हैं। लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से आसियान देशों के साथ हमारे बहुत ही गहरे संबंध हैं। तो सुनने वालों, ये था हमारा ग्लोबल स्कूल, जहां हमने विश्व की कार्यप्रणाली को समझा। अब हम इस चर्चा को बाहर से भीतर की ओर ले चलते हैं, उस महान दस्तावेज की ओर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है, यानी हमारा भारत का संविधान। ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है। अंतर्राष्ट्रीय नियम अपनी जगह है, लेकिन एक देश का शासन उसके अपने संविधान से ही तय होता है। तो संविधान की नींव से ही शुरू करते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा को कानूनी और संरचनात्मक सलाह देने के लिए किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? विकल्प इस प्रकार हैं, पहला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरा B.N. राव, तीसरा जवाहरलाल नेहरू या चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगर मैं एक आम विद्यार्थी की तरह सोचूं, तो संविधान का नाम आते ही सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ध्यान में आता है। तो क्या पहला विकल्प सही है? अक्सर कई विद्यार्थी यही तार्किक गलती करते हैं, लेकिन यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प, B.N. राव। इसे हम ना एक इमारत बनाने के उदाहरण से समझते हैं। B.N. राव वो इंजीनियर थे जिन्होंने दुनिया भर के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संविधान का शुरुआती स्ट्रक्चर या कच्चा मसौदा तैयार किया। अच्छा। उन्होंने ही कानूनी सलाह दी थी। वही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। वो मुख्य आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उस कच्चे मसौदे को तराशा, उसमें जरूरी बदलाव किए और उसे अंतिम खूबसूरत रूप दिया। तो दोनों का काम अलग और बेहद महत्वपूर्ण था। क्या बात है! इंजीनियर और आर्किटेक्ट का ये उदाहरण इस अंतर को हमेशा के लिए स्पष्ट कर देता है। अब आजादी और गणतंत्र को लेकर जो आम दुविधा होती है, उसी से जुड़ा हमारा 13वां प्रश्न है। हाँ जी। भारतीय शासन प्रणाली में वो ऐतिहासिक दिन कौन सा है जब देश पूर्ण रूप से एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक के रूप में स्थापित हुआ? विकल्प है, पहला 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950 या चौथा 2 अक्टूबर 1952। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली, लेकिन तब भी हमारे ऊपर ब्रिटिश कानून ही लागू थे। 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाकर उसे आंशिक रूप से अपना लिया। लेकिन 26 जनवरी 1950 वो दिन है जब ये संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। गणतंत्र का सीधा सा अर्थ है कि देश का सबसे बड़ा मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा, न कि राजा महाराजाओं की तरह वंशवाद से आएगा। सही बात है। और 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक इतिहास है ना? बिल्कुल। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ऐतिहासिक तिथियों के पीछे भी कितनी गहरी सोच होती है। अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जो संविधान के एकदम पहले पन्ने से है। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 1 में देश को किन आधिकारिक नामों से संबोधित किया गया है? विकल्प दिए गए हैं, पहला हिंदुस्तान और आर्यावर्त, दूसरा इंडिया और भारत, तीसरा भारत और हिंदुस्तान या चौथा केवल भारत। इसमें हमें पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। हाँ, और यहाँ हमें सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प, इंडिया और भारत। अगर हम भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 खोलकर पढ़ें तो उसकी पहली ही लाइन कहती है,
इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एग्जैक्टली। संविधान निर्माताओं ने देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने के लिए भारत नाम रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक पहचान को बनाए रखने के लिए इंडिया नाम को भी अपनाया। संविधान में आधिकारिक रूप से केवल इन्हीं दो नामों का उल्लेख है। ये एकदम स्पष्ट जानकारी है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को अगर हम संविधान का ट्रेलर कहें तो गलत नहीं होगा। इसी प्रस्तावना से जुड़ा 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? विकल्प हैं, पहला 1951, दूसरा 1976, तीसरा 1978 या चौथा 1993। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 1976। देश में इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है। इतना बड़ा कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बाप रे। हाँ। और आज तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो यही 1976 का संशोधन था, जिसके जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और इन्हीं जोड़े गए शब्दों में से एक पर हमारा 15वां प्रश्न आधारित है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार धर्म के प्रति भारतीय राज्य का दृष्टिकोण कैसा है? विकल्प हैं, पहला धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, दूसरा एक धर्म राज्य, तीसरा बहुधार्मिक लेकिन एक विशेष धर्म को प्राथमिकता, या चौथा धर्म विरोधी। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो कैसे? पश्चिमी देशों में सेक्युलर होने का मतलब है राज्य और धर्म का एक दूसरे से पूरी तरह अलग होना, यानी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन भारत में इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव, यानी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। ये बहुत ही खूबसूरत और समावेशी विचार है। अब अगर प्रस्तावना संविधान का ट्रेलर है, तो संविधान के अंदर के इंडेक्स या परिशिष्ट को हम अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहते हैं। बिल्कुल। 17वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? विकल्प हैं, पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12 या चौथा 22। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, 12 अनुसूचियां। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसे जैसे देश की जरूरतें बढ़ीं, जैसे भूमि सुधार, दल बदल रोकने के कानून, तो संविधान में संशोधन करके 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं, तो आज इनकी संख्या 12 हो गई है। इन 12 अनुसूचियों में से एक बहुत ही खास है, जो हमारी विविधता का जश्न मनाती है। 18वां प्रश्न, भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को संवैधानिक मान्यता किस विशिष्ट अनुसूची के अंतर्गत प्रदान की गई है? विकल्प है, पहला 7वीं अनुसूची, दूसरा 8वीं अनुसूची, तीसरा 9वीं अनुसूची या चौथा 10वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 8वीं अनुसूची। भारत जैसे विशाल देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए उसकी भाषाई विविधता का सम्मान करना बहुत जरूरी था, और इसी 8वीं अनुसूची में हमारी 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषाओं के बाद अब बात करते हैं सत्ता की। 19वां प्रश्न है कि 1993 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका मुख्य संबंध किस व्यवस्था से है? विकल्प हैं, पहला नगरपालिका, दूसरा पंचायती राज, तीसरा राज्य संपत्ति अधिग्रहण या चौथा दल बदल कानून। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, पंचायती राज। ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हाँ, सत्ता को निचले स्तर तक ले जाना। एग्जैक्टली। इससे पहले सत्ता दिल्ली या राज्य की राजधानियों तक सीमित थी। इस संशोधन ने लोकतंत्र को सीधे गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया, ताकि गांव के लोग अपनी पंचायत खुद चुनें और अपने विकास के फैसले खुद लें। नियम और अनुसूचियां तो बन गईं, अब बारी है उन्हें लागू करने वालों की, यानी कार्यपालिका और विधायिका। 22वां प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली में देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? विकल्प हैं, पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा मुख्य न्यायाधीश,
तीसरा राष्ट्रपति या चौथा संसद? इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, राष्ट्रपति। यहाँ एक बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है। जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती। हाँ, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। जनता सांसदों को चुनकर लोकसभा में भेजती है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास आधे से ज्यादा सांसद होते हैं, वो अपना एक नेता चुनते हैं। फिर देश के राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से उस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त यानी अपॉइंट करते हैं। और इन्हीं राष्ट्रपति महोदय से जुड़ा हमारा 20वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करने से कितने दिन पूर्व उन्हें लिखित सूचना देना अनिवार्य है? विकल्प हैं, पहला 7 दिन, दूसरा 14 दिन, तीसरा 30 दिन या चौथा 60 दिन। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 14 दिन। महाभियोग राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक बेहद गंभीर और जटिल प्रक्रिया है। न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस, जो कहता है कि जिस पर भी आरोप लगे हैं उसे अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सही बात है। इसीलिए संसद में प्रक्रिया शुरू करने से ठीक 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है, ताकि वो अपना पक्ष तैयार कर सकें। और मान लीजिए अगर ये पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? 21वां प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उसे अधिकतम कितने समय के भीतर भरना संवैधानिक रूप से आवश्यक है? विकल्प हैं, पहला 3 महीने, दूसरा 6 महीने, तीसरा 1 वर्ष या चौथा शेष कार्यकाल के लिए। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 6 महीने। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं तो ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। तुरंत काम संभालने के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। राइट। लेकिन देश को एक स्थायी मुखिया चाहिए, इसलिए संविधान ये सुनिश्चित करता है कि अधिकतम 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवा लिए जाएं। ये 6 महीने का आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमारा अगला यानी 24वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? विकल्प हैं, पहला 3 माह, दूसरा 6 माह, तीसरा 1 वर्ष या चौथा जब तक प्रधानमंत्री चाहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका जवाब भी 6 महीने ही होना चाहिए। आपका दावा बिल्कुल सही है। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 6 माह। ये प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि अगर सरकार को किसी ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत हो जो चुनाव लड़कर नहीं आया है तो उसे मंत्री बनाया जा सके। ओह, जैसे किसी साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट को? एग्जैक्टली। लेकिन लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसलिए उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही पड़ता है, वरना उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो सुनने वालों, ये याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है। राष्ट्रपति का पद भरना हो या बिना संसद बने मंत्री बने रहना हो, दोनों की अधिकतम समय सीमा 6 महीने ही है। बिल्कुल। चलिए, अब कानून कैसे बनता है वो देखते हैं। 23वां प्रश्न, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक या बिल किसके अंतिम अनुमोदन के बाद ही पूर्ण कानून का रूप ले पाता है? विकल्प हैं, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष या चौथा राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, राष्ट्रपति। देखिए, भारत में संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब भी वो सिर्फ एक बिल ही रहता है। उसे एक्ट या कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था सरकार की मनमानी रोकने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेकर झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? 27वां प्रश्न इसी बारे में है। किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प हैं, पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा के सभापति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष या चौथा संसदीय कार्य मंत्री। जैसा कि मैं सोचता हूं, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। क्या मैं सही हूं? आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ ना अक्सर बहुत दुविधा होती है। गतिरोध तोड़ने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को समन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस बैठक की कुर्सी पर बैठकर कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा,
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सदन का मुखिया होता है। यह बारीक अंतर समझना एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा आजादी के तुरंत बाद के दौर में चलते हैं। 25वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का प्रभार किसे सौंपा गया था? विकल्प हैं, पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा डॉक्टर B.R. अंबेडकर, तीसरा C. राजागोपालाचारी या चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। भले ही उनके और उस समय के सत्ताधारी नेताओं के बीच कई वैचारिक मतभेद थे, लेकिन देश के नेताओं ने ये समझा कि एक नए राष्ट्र का कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन कानूनी दिमाग की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर की कानून पर जो पकड़ थी, उसे देखते हुए उन्हें ही आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। योग्यता को विचारधारा से ऊपर रखना राष्ट्र निर्माण की सच्ची निशानी है। अब एक ऐसा सवाल जो कई लोगों को चौंका सकता है। वो क्या? 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च राजनीतिक पद ऐसा है जिसका भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख या प्रावधान नहीं है? विकल्प हैं, पहला महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या CAG, तीसरा उप प्रधानमंत्री या चौथा राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, उप प्रधानमंत्री या डेप्यूटी PM। बाकी तीनों तो संवैधानिक पद हैं और उनके लिए संविधान में बाकायदा अनुच्छेद दिए गए हैं, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद पूरी तरह से राजनीतिक सुविधा के लिए रचा गया है। अच्छा। हाँ, जब भी गठबंधन की सरकार में किसी बड़े नेता को संतुष्ट करना हो तो ये पद दे दिया जाता है। संविधान की नजरों में वो व्यक्ति सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है कि जो पद हमें इतना ताकतवर लगता है उसका संविधान में जिक्र ही नहीं है। खैर, अब हम अपने इस सफर के अंतिम और सबसे संवेदनशील पड़ाव पर आ गए हैं। हाँ जी। कानून, सरकार, नियम, ये सब अंततः नागरिकों और विशेषकर हमारे बच्चों के कल्याण के लिए ही तो हैं। तो हमारा आखिरी हिस्सा अधिकारों पर केंद्रित है। 8वां प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में कौन सी तिथि मनाई जाती है? विकल्प हैं, पहला 10 दिसंबर, दूसरा 24 अक्टूबर, तीसरा 15 अगस्त या चौथा 26 जनवरी। सही उत्तर है पहला विकल्प, 10 दिसंबर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भयंकर नरसंहार और अत्याचार हुए थे, उनसे सबक लेते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। ये दिन दुनिया को याद दिलाता है कि हर इंसान को आज़ादी, समानता और सम्मान से जीने का बुनियादी हक है। और सम्मान से जीने के लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। 28वां प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? विकल्प हैं, पहला 1993, दूसरा 2002, तीसरा 2009 या चौथा 2010। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 2002। ये 86वां संविधान संशोधन था। सरकार ने महसूस किया कि बिना शिक्षा के बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं। इसलिए 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। लेकिन सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं है, उस पर निगरानी भी तो रखनी होगी ना? बिल्कुल रखनी पड़ती है। इसीलिए 29वां प्रश्न है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प हैं, पहला 1993, दूसरा 2002, तीसरा 2007 या चौथा 2009। यहाँ सही उत्तर है तीसरा विकल्प, 2007। बच्चों के खिलाफ होने वाले शोषण को रोकने, बाल मजदूरी पर लगाम कसने और शिक्षा के अधिकार को सच में लागू करवाने के लिए एक निगरानी संस्था की जरूरत थी। इसीलिए 2007 में इस राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। और आज के हमारे सफर का आखिरी 30वां प्रश्न एक ऐसे ही महानायक के बारे में है। प्रश्न है, बच्चों को खतरनाक उद्योगों और बाल मजदूरी से मुक्त कराने के उत्कृष्ट कार्य के लिए कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं, पहला 2009, दूसरा 2012, तीसरा 2014 या चौथा 2016। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, 2014। कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए
लाखों बच्चों को कारखानों की भट्टियों से आजाद कराया। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर उभरती है। वो कैसे? देखिए, 2002 में शिक्षा का अधिकार बना, 2007 में बच्चों की रक्षा के लिए आयोग बना और 2014 में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। ये दर्शाता है कि एक देश के रूप में भारत बाल कल्याण के प्रति कितना गंभीर हुआ है। सच में इतिहास के इन अलग अलग बिखरे हुए बिंदुओं को आपस में जोड़कर देखने से पूरी तस्वीर कितनी साफ हो जाती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने ग्लोबल स्कूल से शुरुआत की थी, जहां हमने देखा कि दुनिया को युद्धों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसीज कैसे काम करती हैं, और फिर हमने अपने देश के संविधान के पन्ने पलटे। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर हमारे गांव की पंचायतों तक हमने हर व्यवस्था के पीछे के कारण को समझने की कोशिश की है। आज की इस शानदार चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। देखिए, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं केवल किताबों में छपे हुए नियम नहीं हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की राख और विनाश से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ था, और उसी भारी उथल-पुथल के तुरंत बाद भारत के इस महान संविधान ने आकार लिया। सही बात है। ये दस्तावेज इंसान की उस अदम्य जिद और हौसले का सबूत है कि चाहे कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना हो जाए, मनुष्य विनाश से ज्यादा निर्माण और शांति में विश्वास रखता है। भविष्य में जब भी इन संस्थाओं का नाम पढ़ने को मिले तो इनके इस ऐतिहासिक सफर को जरूर याद किया जाना चाहिए। ये सोचने का एक बहुत ही प्रेरणादायक नजरिया है। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम द डीप डाइव की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद भारत में लोकतांत्रिक चुनावों में मतदान करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या तय की गई है? विकल्प है, पहला 16 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा 21 वर्ष या चौथा 25 वर्ष। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष थी ना? जी हाँ। छात्रों को ये ऐतिहासिक तथ्य हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे मूल संविधान में वोट देने की उम्र 21 साल ही थी, लेकिन 1989 में 61वें संशोधन के जरिए इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक था? लॉजिक बहुत ही स्पष्ट था। उस दौर में यह महसूस किया गया कि देश की युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है। तर्क ये था कि अगर 18 साल का एक युवा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना में शामिल होकर हथियार उठा सकता है, तो निश्चित रूप से उसमें इतनी समझ भी है कि वो देश की सरकार चुन सके। ये तो बहुत ही सशक्त तर्क है। चुनाव और सरकार बनने के बाद उस सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक बहुत ही ताकतवर पद बनाया गया है। बिल्कुल। प्रश्न 9, भारत के सार्वजनिक धन की निगरानी करने वाले सर्वोच्च अधिकारी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा की जाती है? विकल्प है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा भारत के राष्ट्रपति और चौथा मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, भारत के राष्ट्रपति। अच्छा। कैग का मुख्य काम ही ये जांचना है कि सरकार ने जो पैसा बजट में मांगा था, क्या वो सही नियमों के तहत खर्च हुआ या नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री खुद नियुक्ति करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। एकदम सही। जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री खुद ही इस ऑडिटर को चुने तो क्या वो निडर होकर सरकार की कमियां निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियुक्ति सीधे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सरकार के धन की पहरेदारी तो हो गई, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष कौन करवाता है? प्रश्न 10, भारत के निर्वाचन आयोग के कामकाज का नेतृत्व करने के लिए स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प है, पहला TN शेषन, दूसरा सुकुमार सेन, तीसरा VS रमादेवी या चौथा ओम प्रकाश रावत। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सुकुमार सेन। जी। प्रशासनिक इतिहास के पन्नों में सुकुमार सेन का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होना चाहिए। 1951-52 में जब पहली बार आम चुनाव हुए तो हालात बेहद विकट थे। वो तो है, साक्षरता बहुत कम थी। जी, करोड़ों मतदाता अनपढ़ थे, ना ढंग की सड़कें थीं, ना संचार के आधुनिक साधन। ऐसे में अनपढ़ मतदाताओं के लिए अलग अलग रंग के मतपेटियों का इस्तेमाल करना